द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद की कार्यपद्धति में आए संक्रमण के दौर में विश्व समाजवादी खेमा भी अक्षुण्ण नहीं रहा था। कमिंटर्न पहले ही भंग हो चुका था। कमिन्फर्म की स्थापना हुई थी, लेकिन वह उतना प्रभावकारी नहीं था। यूगोस्लाविया उस खेमे से बाहर निकलकर साम्राज्यवाद का दलाल बन चुका था तथा सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर उठापटक चल रही थी। गद्दारों का खेमा सर उठा रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। स्टालिन की मृत्यु के बाद पूंजीवाद के राहियों का पलड़ा भारी हुआ। वहां पूंजीवाद की पुनर्स्थापना का दौर शुरू हुआ। ब्रेजनेव के शासनकाल में वह सामाजिक साम्राज्यवाद में तब्दील हो गया और उसके प्रभाव में चीन और अल्बानिया को छोड़कर सारा समाजवादी खेमा ध्वस्त हो गया। इस बीच सोवियत संघ और चीन की कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच वर्ष 1963 में एक बहस चली जो इतिहास में महान विवाद के रूप में दर्ज है। इन्हीं परिस्थितियों में भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में टूट फूट की प्रक्रिया शुरू हुई। 1964 में पहली टूट हुई और माकपा का जन्म हुआ। फिर माकपा के भीतर से 1967 में नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह का विस्फोट हुआ, जिसने 1969 में नई राजनीतिक पार्टी CPI-ML को जन्म दिया। 1964 की टूट के विपरीत 1967 के विद्रोह और 1969 में नई पार्टी की स्थापना ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर लिया। वैचारिक स्रोत बनी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। नए और पुराने उपनिवेशवाद का विवाद नीतिगत बहस के रूप में पहली बार महान विवाद में सामने आया। उसके बाद यह ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरीज के दस्तावेजों में आया। तब यह जरूरी था कि उस दौर के सभी ज्वलंत प्रश्नों के हल ढूंढ लिए जाएं। उस समय के ज्वलंत प्रश्न थे: स्टालिन पर ख्रुश्चोव हमले के बाद मार्क्सवाद की संरचना और स्वरूप में क्या बदलाव आया? इसमें स्टालिन का योगदान का मूल्यांकन कैसे होगा? नव उपनिवेशवाद के दौर में साम्राज्यवाद की कार्यपद्धति में आए बदलावों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया? वर्गीय संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? और क्या इस नए दौर में भी सामंतवाद तथा सामंती नौकरशाही ही साम्राज्यवाद के मुख्य स्तंभ हैं, जैसा कि पुराने उपनिवेशवाद के दौर में था? इन सवालों के सटीक जवाब खोज लेने के बाद ही यह तय हो सकता था कि भारतीय क्रांति की रणनीति व कार्यनीति क्या होगी। AICCCR के दस्तावेजों में पहले सवाल का जवाब बड़े साफ शब्दों में दिया गया: माओ विचारधारा आज का मार्क्सवाद लेनिनवाद है। यह सांस्कृतिक क्रांति का दौर था और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 9वीं कांग्रेस के निर्णयों की गूंज पूरी दुनिया के क्रांतिकारी खेमे में सुनाई पड़ रही थी। निस्संदेह यहां भी उसी सूत्र को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन अन्य दो मामलों में स्थिति दुविधाजनक रही। इससे 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना काल के वैचारिक संकट का दृश्य उपस्थित हो रहा था, लेकिन ठीक उसी रूप में नहीं। इन दोनों मामलों को तय करना चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तत्कालिक अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन भारत के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी उनकी अनदेखी कर ज्यादा समय तक नहीं चल सकते थे, और वही हुआ भी। मतभेद और फूट की शुरुआत तो पार्टी निर्माण के दौर में हो ही चुकी थी, लेकिन पार्टी के भीतर विधिवत टूट की शुरुआत पार्टी के 8वीं कांग्रेस के 1 साल बाद हो गई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 10वीं कांग्रेस के बाद वैचारिक उलझन और बढ़ गई, जब उस पार्टी ने अपनी 9वीं कांग्रेस के बहुतेरे मूल्यांकन बदल दिए। इस समय तक सांस्कृतिक क्रांति का अंत सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग के बीच समझौता के रूप में हो चुका था। 9वीं कांग्रेस में पूंजीवाद के राही के रूप में चिन्हित देंग की 10वीं कांग्रेस में फिर से ताजपोशी हो गई थी। माओ की मृत्यु के बाद चीन में भी रूस की कहानी दोहरा दी गई और यहां से हमारे देश के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन में वैचारिक संकट का दौर शुरू हो गया, जिसकी अभिव्यक्ति टूट फूट में हो रही है। चाहे जो हो, यह आंदोलन भी वांछित परिणाम दिए बगैर बिखर गया। यह आंदोलन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ, जिससे हम अभी तक उबर नहीं सके हैं। इस स्थिति तक पहुंचाने में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में पूंजीवाद के राहियों की जीत और वहां पूंजीवाद की पुनर्स्थापना ने अहम भूमिका निभाई।
जिस तरह रूसी क्रांति की जीत के बाद बनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वहां पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के बाद संशोधनवादी बन गई, उसी तरह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में बनी सीपीआई-एमएल भी टुकड़ों में बंटते जाने के बावजूद भारतीय क्रांति की सही राह नहीं खोज पाई। अब तो लगता है भटकाव ने स्थायी रूप धारण कर लिया है। इस स्थिति को बदलने के लिए रूसी क्रांति के अनुभव के आलोक में खामियों और गलतियों के विश्लेषण की कोशिश ही हमारा उद्देश्य है।